हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी क्लास 7 का चैप्टर 9 जिसका नाम है बाजार में एक कमीज। तो इस चैप्टर में मुख्यतः बात जो कही गई है कमीज को लेकर की गई है कि किस तरह से कमीज जो बनाने की प्रक्रिया है। कमीज का अर्थ है कि एक कपड़ा जब मार्केट में आता है तो उसके पीछे जो कौन-कौन से तत्व है जो काम कर रहे होते हैं, किस तरह से जो उसका कच्चा माल तैयार होता है, किस तरह से व्यापारी अपनी भूमिका निभाते हैं, किस तरह से किसानों की क्या भूमिका होती है। इसमें इस चैप्टर में इन्हीं पक्षों पर की ध्यान हमारा केंद्रित किया गया है। तो चलिए लेसन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो इस लेसन में पहले कुछ शब्द संकुलन को देख लेते हैं जिससे कि हमें चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो जिनिंग मिल इसका अर्थ ये होता है कि रुई के साथ क्या होता है कि कई बार बीज आ जाती है। जब हम कपास की खेती देखे होंगे तो उसमें ऐसे बीज होते हैं और बीजों के बीच में कपास के जो फूल होते हैं वो लगे होते हैं, यानी रुइयाँ होती हैं। तो उन बीजों और रुइयों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को जिनिंग मिल कहते हैं और रुइयों को अलग करके उनको गट्ठर बना के क्या किया जाता है, उनको मिलों में भेज दिया जाता है जिससे कि उनके सूत बने यानी धागे बने। तो ये जिनिंग मिल का मुख्य जो रोल होता है कि अलग होने की प्रक्रिया है। गोले से यानी रुई के गोले से बीज को अलग करना ही जिनिंग मिल कहलाता है। वहीं पे निर्यातक का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अगर विदेशों में अपने कोई भी माल बिज़नेस कर रहा है, जैसे कि बिस्किट का कोई बिज़नेस है तो वो उस बिस्किट को दूसरे देश यानी हमारे देश के सिवा बाहरी कोई भी देश जैसे यूरोप के कोई देश की बात कर लें या फिर नॉर्थ अमेरिका के देश की बात कर लें, तो उन देशों में अगर वो आयात कर रहा मतलब निर्यात कर रहा है, तो उसको निर्यातक कहते हैं, उस व्यक्ति को निर्यातक कहेंगे। मुनाफ़ा से सामान्य अर्थ में कहते हैं आमदनी। आमदनी का अर्थ है कि जब खर्चे कम हो और हमारी बचत अधिक हो, तो हमें क्या होता है लाभ होगा। लेकिन जब खर्चे मतलब खर्चे क्या हो अधिक हो और मुनाफ़ा यानी जो हम जितना कमा रहे हैं हमारी आमदनी से वो कम हो, तो हमारा क्या होगा घाटा। तो इस तरह से मुनाफ़ा का सामान्य अर्थ होता है आमदनी। आमदनी से इससे जो हमारा खर्चों पे डिपेंड करता है कि लाभ हो रहा है या हानि। यहाँ पे कहानी को बताने के लिए इस चैप्टर में कमीज का किस तरह से जो रोल होता है कपड़े का सूती वस्त्र किस तरह से बनता है, वहाँ इसमें ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से ज़मीनी स्तर पर कार्य होता है। यहाँ पे शुरुआती जो पहला चरण होता है वो किसानों की भूमिका होती है कि किसान जब कपास की खेती करेगा तभी तो वो कपास की खेती से हमें ये रुई प्राप्त होगी और रुई से फिर उसके आगे की प्रक्रिया का संचालन होगा। तो यहाँ पे कहानी के माध्यम से किसान की हालत पे यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने का कोशिश किया गया कि सपना नामक महिला होती है, वो कुरनूल नामक जो गाँव होता है वहाँ पे एक छोटी-सी किसान होती है। तो वो कपास की खेती करने के लिए अपने ज़मींदार जिस गाँव में रहती है वहाँ से जो धनी या ज़मींदार व्यक्ति होता है उससे कुछ पैसे उधार लेकर उसकी खेती करती है। और इस खेती में उसको लगभग 4 महीने का समय लगता है, खेती पूरी तरह से मेहनत करती है और वो अपने मतलब फसल का उत्पादन करके फिर जब वो फसल हो जाती है यानी कपास की खेती जब रुई का रूप ले लेती है, तो उस रुई को वो बेचने के लिए फिर उसी जमींदार या धनी व्यक्ति जिससे उसने ऋण लिया था, उसी के पास जाती है वापस और उसी को अपना जो उत्पादन है, उसी को बेचती है। तो ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि जब वो उधार ले रही होती है ऋण उस समय तो वो वादा करके आती है उस व्यक्ति से कि जो भी मेरी पैदावार होगी वो उसी को बेचेगी। तो जो व्यक्ति उस माल को खरीद रहा होता है यानी जो जमींदार वो उस माल को जो बाज़ार मूल्य होता है उसके उससे कम भाव में अब खरीद रहा होता है। जैसे कि कुरनूल गाँव में अगर कुरनूल जो बाज़ार है वहाँ पे अगर कपास की मूल्य 1 क्विंटल की 1800 है तो वही व्यक्ति जो व्यापारी है वो उसको ₹1500 के भाव से उसको खरीद रहा होता है। इस तरह से जो स्वप्ना होती है उसको 1-1 क्विंटल पे 300 रुपए का नुकसान हो रहा था। तो एंड में उसको लगभग उसने ₹2500 उधार लिए होते हैं। तो उसकी पूरी उधारी और ब्याज को मिला के उसके 3000 वो व्यापारी ले लेता है और उसको ₹3000 वापस देता है। यानी उसकी कमाई का 3000 ही उसको काट-कूट के देता है। तो स्वप्ना सोचती है कि इतनी मेहनत की और फिर भी इतना ही पैसा मिला। इस पूरे समय स्वप्ना को पता होता है कि जो भाव है रुई का वो बाहरी मतलब जो बाज़ारों में है वो अधिक है, फिर भी
वो कुछ कर नहीं पाती है क्योंकि वो करे अगर कोई आवाज़ उठाती है या फिर मना करती है, तो अगर वो ये सोचती है कि अगर भविष्य में उसको कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो वो कहाँ से माँगेंगी? कई बार किसानों की निर्भरता ज़मींदारों पे बहुत अधिक होती है, सिर्फ़ ना केवल ऋण के लिए बल्कि कई बार उनके पास कोई काम नहीं होता, कोई बीमारी हो जाए, कोई बच्चे स्कूल जाने की फ़ीस भरना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए जो धन की आवश्यकता होती है, जो पैसे की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए कहीं न कहीं उनको इन ज़मींदारों पे, धनी लोगों पे निर्भर रहना पड़ता है। तो इस तरह से जो है सपना की यहाँ पे दुर्दशा होती है। यहाँ पे एक प्रक्रिया चित्र में प्रदर्शित की गई है कि जो किसान क्या करता है कपास का व्यापार करता है, तो पहले वो किसान रुई को खेत से लेकर आता है और उसको व्यापारी को बेचता है। फिर व्यापारी उसको जिनिंग मिलों को बेच मतलब जिनिंग मिल वाले उसे खरीदते हैं। जिनिंग मिल के बारे में हम पढ़ा कि जिनिंग मिल वैसी चीज़ मतलब ऐसा व्यापार होता है जहाँ पे रुई और उसके बीज को अलग किया जाता है। उस अलग करने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि उसके गट्ठर बनते हैं और उसको सूती काटने वाला जो धागे बनाने की कंपनी होती है, आप ये समझिए वहाँ पे उसको भेजा जाता है उस रुई को और वहाँ उसके बाद रुई वहाँ पे जाकर धागा बनता है और धागे के बाद उस धागे के क्या होता है कि कपड़े बनते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया 6 स्तरों पे होके गुज़रती है। यहाँ पे हमने पहले प्रथम कहानी में देखा कि किस तरह से किसान अपने माल को कपास को यानी इन व्यापारी को बेचता है। अब व्यापारी क्या करते हैं, तो उसके आगे का यहाँ पे दूसरा चरण यहाँ पे बात की गई है कि क्या है कि कुछ तो तथ्यों के साथ इसकी शुरुआत की गई है कि इरोड़ा का बाज़ार इसमें तमिलनाडु का एक गाँव है जहाँ इरोड़ा का बाज़ार लगता है और ये संसार के विशाल बाज़ारों में से एक बाज़ार माना जाता है। यहाँ पे ख कपड़ों की खरीद-बिक्री बहुत अधिक होती है और यहाँ पे बुनकरें भी अपने कपड़े बेचने आते हैं। कपड़ा बेचने बुनकर अपना कपड़ा बेचते हैं और वहीं पे व्यापारी कपड़ा खरीदने आते हैं। तो यहाँ पे लगभग दक्षिण भारत के शहरों और अन्य हिस्सों से भी लोग जो व्यापारी हैं, वो कपड़ा खरीदने आते हैं। तो इस तरह से जो है व्यापारी कपड़ा खरीद कर क्या करते हैं कि वो कहीं न कहीं विदेशी मतलब उसके निर्यात करने के लिए और ऑर्डर ले लिए होते हैं और उन्हीं ऑर्डरों को पूर्ति करने के लिए कपड़े खरीदते हैं और बुनकरों को वो काम सौंपते हैं कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, इतने में चाहिए और बुनकर उन कामों को पूर्ति करके उनको फिर वो रिटर्न में करते हैं उनको। तो इस तरह से जो है कहीं न कहीं व्यापारी जुड़ा होता है बुनकर से बुन और वहीं पे व्यापारी एक तरह से जुड़ा होता है किससे किसान से। फिर दूसरा व्यापारी उस चीज़ को कपड़ों में तब्दील करता है, तब्दीली के लिए उसको बुनकरों के सहारे की ज़रूरत होती है। तो जो कपड़ों की बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पावलूम या फिर जिसको बुनकर कहते हैं, वो कपड़ों को बुनते हैं और एक कपड़े का ढाँचा तैयार करने के बाद उनको कपड़े, वस्त्र यानी दूसरे उसके शेप, कमीज़, कुर्ता ये सब बनाने के लिए उनको नई कंपनियों में भेजा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। यहीं पे ये दूसरा जो दादन व्यवस्था की बात की गई है, कि दादन व्यवस्था में भी ये जो व्यापारी और बुनकर के बीच का संबंध है, जहाँ पे व्यापारी क्या करता है कि पहले से अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए बुनकर को काम देता है कि मुझे इतने मात्रा में इतने कपड़े चाहिए और इस हिसाब के पैटर्न के चाहिए। तो बुनकर उसी के हिसाब से, उसी व्यवस्था के हिसाब से कपड़े को तैयार करके देता है। तो यहाँ पे बुनकर को एक तो लाभ ये होता है कि उसको अपने खुद के कपड़े खरीदने नहीं पड़ते यानी और दूसरा जो ये चीज़ है कि उसको बेचने जाने भी बाहर जाना नहीं पड़ता, उसको व्यापारी को ही वो चीज़ बना के दे देनी होती है। पर इस पूरी प्रक्रिया में बुनकर को नुकसान भी ये हो रहा होता है कि वो व्यापारी पे पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। सपोज़ कि उसने पूरी दिन-रात मेहनत करके कोई कपड़ा बनाया तो व्यापारी उस कपड़े को कहाँ बेचेगा, क्या करेगा, उसका कोई उसको पता नहीं होता है। अगर उसको उस कपड़े मज़दूरी उसकी भी बहुत कम देता है वो व्यक्ति जिससे वो काम करा रहा है और उसको दिन-रात मेहनत करने के बाद सिर्फ़ आजीविका भर का ही वो आमदनी उसकी हो पाती है। इस तरह से जो है बुनकर और जो व्यापारी के बीच का जो संबंध है, इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं बुनकर दादन व्यवस्था। इस दादन व्यवस्था में क्या होता है कि एक बुनकर होता है, वो अपनी पूरी जमा पूँजी लगा के सपोज़ कि एक करघा खरीदता है, करघे से मतलब करघे का इस्तेमाल बुनने के लिए होता है और एक करघे की कीमत होती है वो 20,000 होती है। इस तरह से कोई कम से कम एक परिवार में लगभग उस करघे को चलाने के लिए अभी लोगों की आवश्यकता होती है, तो कोई ना कोई घर के 2-3 व्यक्ति उस काम से जुड़े होते हैं और पूरे 12 घंटे काम करने के बाद उनको 3000
₹3,500 का ही लाभ होता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है होता है वो किसानों के बाद दूसरा जो है दादन व्यवस्था के अंतर्गत ये बुनकरों को होता है। तो ये जो बुनकरों का जो शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक ही समाधान है कि सहकारी संस्थाएँ का निर्माण किया जाए। इस संस्था में क्या होता है कि व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम हो जाती है बुनकरों की और इनकी आमदनी बढ़ने की जो रास्ते होते हैं वो खुल जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सामान्यतः सरकारी संस्था में समान हित के लोग यानी बुनकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो बुनकर 10 बुनकर एक साथ मिलकर एक संस्था बनाएँ और वो संस्था का संचालन करें। और उस संस्था के थ्रू क्या करें कि अन्य बुनकरों को उसमें शामिल करें और जो ये संस्था काम करेगी कि जो व्यापारी काम करता है, व्यापारी क्या करता है बाहरी लोगों से सूत खरीदता है और उसको बुनकरों को देता है बनाने के लिए। तो ये संस्था भी सूत को खरीद के बुनकरों को देगी और बुनकरों से जो बना दिए गए होंगे कपड़े, उनको बेचने का काम भी ये संस्था करे। जिससे कि क्या होगा कि ये ज़मीनी स्तर पे ये संस्था काम करेगी तो बुनकरों को इनसे हमेशा मिलाव-जुलाव रहेगा और इनकी स्थिति में भी लाभ होने की संभावना अधिक रहेगी। और यहाँ पे जो है व्यापारी की जो निर्भरता है व्यापारी पे जो बुनकर की, वो कम होगी। तो इसी तरह के उदाहरण से हमें यहाँ पे समझाने की बात की गई है। यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से तमिलनाडु के सरकार के द्वारा ये गणवेश नामक योजना चलाई जाती है जिसमें कि सरकारी क्या करती है इन सरकारी संस्थाओं से कपड़ों का खरीदारी करती है। इसी तरह से दूसरा जो उदाहरण है को-ऑप्टोटेक्स का वो भी इसी तरह का है कि सरकारी समिति जो हस्तकरघा बनाती है उससे ऑप्टोटेक्स उन दुकानों पे इन वस्त्रों की बिक्री करती है। तो ये उदाहरण है सरकारी संस्था बनाकर हम बुनकरों का जो शोषण हो रहा है उसको रोक सकते हैं और उनको जो उचित लाभ उनकी मेहनत का मिलना चाहिए उसको हम दिलवा सकते हैं। अब जो बुनकर की बात वहाँ पे हमने की, वही बुनकरों का जब व्यापारियों से संपर्क हुआ, अब व्यापारी का हमारा तीसरे चरण पे है कि जब व्यापारी का रोल आता है, तो व्यापारी क्या करता है कि व्यापारी हमेशा विदेशी ऑर्डरों के हिसाब से अपने कपड़े बनवाता है और उनको विदेशों में निर्यात करता है। तो इस तरह से जो ये श्रृंखला होती है, इसमें बड़े-बड़े व्यापारियों भागीदार होते हैं। तो ये व्यापारी ऐसे होते हैं जो वो बड़े स्टोर के स्वामी होते हैं, साथ में इनका जो जो कहते हैं ना काम करने की जो शर्तें होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि न्यूनतम मतलब न्यूनतम मूल्य पे सबसे अधिक, सबसे गुणवत्तापूर्ण माल खरीदें। साथ में ये कि समय पर माल होना चाहिए और उसके बाद ये भी उनका शर्त होता है कि अगर माल में कोई दोषी पाई जाता है, तो वो सख्ती से निपटान करें। इस तरह से क्या होता है कि विदेशों में भी जो बिज़नेस व्यापारी होते हैं कपड़ों के और जो हमारे देश के व्यापारी होते हैं कपड़ों के, इनके बीच एक संबंध होता है कि ये व्यापारी निर्यात कर रहे हैं इन कपड़ों का इनको, तो ये अपने शर्तों के अनुसार काम करते हैं और अगर ये क्या हो गए, ये इनके ग्राहक हो गए। जो भारतीय लोग हैं, ये विदेशी के ग्राहक हो गए। तो इनके अनुसार भारतीय निर्यातकों को काम करना पड़ता है और उनके काम करने के कारण जिस जिस तरह से उनके आवश्यकता होती है, उनके अनुसार काम करना पड़ता है और ये लोग अपने बचत और अपने खर्चे को कम करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे देश के जो मज़दूर होते हैं, उन पे ज़्यादा काम का बोझ डाल दिया जाता है। और इसी का एक उदाहरण है कि उससे क्या होता है कि हमारे देश के जो मज़दूरों को ज़्यादा मेहनत के बदले कम मतलब मज़दूरी दी जाती है। और इसी का उदाहरण देते हुए यहाँ पे एक गारमेंट फैक्ट्री का उदाहरण दिया गया है जिसमें 70 कामगार तो हैं लेकिन उसमें अधिकांश महिलाएँ हैं और इसमें इस ये एक प्राइवेट कंपनी है और इसमें कभी भी अस्थायी रूप से निकाले जाने का संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर आवश्यकता नहीं है किसी कामगार की तो उसको कभी भी निकाला जा सकता है। इस तरह की एक प्रक्रिया है। साथ में जो महिलाओं के मुख्यतः जो वेतन है वो बहुत कम होता है और काम करने की जो प्रक्रिया है उसमें सूत काटने, बाँधने, इस्त्री करने का, पैकिंग करने का काम मुख्यतः महिलाओं को ये देते हैं। इस तरह से जो सबसे जो मज़दूरी का स्तर है सबसे ज़्यादा जो होता है वो दर्जी का होता है, उसके बाद इस्त्री इस्त्री करने वाली महिला अगर कर रही है तो वो 1 डेढ़ रुपए में 1 कपड़े को प्रेस करती है, जाँच करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो उसको महीने का 2000 मिलता है, धागे काटने का व्यक्ति है उसको 1500 ही रुपए मिलते हैं। इस तरह से जो है
ये जो कामगार है इस क्षेत्र में कपड़ों से जुड़े हुए, उनकी भी मज़दूरी बहुत कम है, लेकिन जो व्यापारी है निर्यात करने वाले, उनका लाभ यहाँ पे एकदम ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये कमीज़ अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में निर्यात करते हैं, तो वहाँ पे एक कमीज़ की कीमत होती है $26 और $26 इंडियन करेंसी में बात करें तो वो ₹1200 की होती है। और वहीं पे जब हमारे देश का निर्यातक है, वो किसी रुपए को मतलब किसी कपड़े को अगर ₹200 के हिसाब से खरीदता है और उसको फिर निर्यात करता है और वहीं पे जब यहाँ पे विदेश में रहने वाला व्यापारी है, वो उस कपड़े को लगभग ₹1200 में बेचता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि गैप जो है लगभग ₹1000 का गैप है। तो ये जो विदेशी व्यापारी है, इसको लगभग ₹1000 का मुनाफ़ा यहाँ पे हो रहा है। वहीं पे जो भारतीय व्यापारी है, जो इसका निर्यात कर रहा है, उसको ₹200 में उसने चीज़ें को मतलब पूरी तरह से कपड़े का खर्च आया और उसको उसने भेजा। तो उस कपड़े के खर्च में उसमें से उसको ₹70 किसके लगते हैं, कच्चे माल के और मज़दूरों के लिए ₹15 और कार्य चलाने के लिए ₹15 यानी इस तरह से उसको ₹100 का खर्चा होता है 200 में से और बाकी के ₹100 उसके मुनाफ़े होते हैं। यानी भारतीय व्यापारी का जो मुनाफ़ा वो 200 है ₹100 है, खर्च ₹100 है और लाभ भी ₹100 है। उसी तरह से जब ये बाहर जाके विदेश में माल जाता है, तो वहाँ पे जो उस व्यापारी को लाभ होता है, वो लगभग ₹1000 लाभ होता है और सिर्फ़ खर्च का जो ₹200 है, वो निकल जाता है। तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा जो लाभ का भागीदार होता है, वो कौन होता है? जो विदेशी व्यापारी होता है, वो होता है। तो बाज़ार में यहाँ पे यही प्रश्न उठाया गया कि बाज़ार में लाभ कमाने वाला सबसे अधिक कौन है? तो वही है कि जो सबसे ज़्यादा परिश्रम जो किसान कर रहा है उसको सबसे कम लाभ हो रहा है। फिर बुनकर है उस वो दूसरे दर्जे पे आता है। तीसरे पे जो लाभ का हिस्सेदार है वो है ये व्यापारी जो हमारे देश में सूत काटने का काम कर रहा है। और जो चौथा लाभ करता है वो है कि निर्यातक है जो अपने माल को निर्यात कर रहा है दूसरे देशों में और सबसे अंत में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट किसको हो रहा है? तो जो निर्यातक विदेशी व्यापारी है उसको। तो बाज़ार में समानता, तो इसी पे एक बात है कि जो लाभ का स्तर इतना ऊँचा-नीचा है, इतना अप एंड डाउन है इसमें कि जो व्यापारी जो किसान है, जो इसकी मेहनत सबसे अधिक है, उसको सबसे कम लाभ और वहीं पे जिसकी मेहनत कम है और उसको अधिक लाभ, इस तरह से जो बाज़ार और समानता का प्रश्न उठता है। तो सबसे ज़्यादा क्या विदेशी व्यवसायी को लाभ ज़्यादा हो रहा है, वहीं पे निर्यातक को मध्य श्रेणी का लाभ है। सबसे कम लाभ किसान को हो रहा है, उसके बाद बुनकर जो आते हैं उनको लाभ हो रहा है। तो ये पूरी सिचुएशन का तुलना किया गया है कि किसको लाभ कहाँ पे हो रहा है। और इस तरह से यहाँ पे एक सवाल उठता है कि प्रजातंत्र जो हमारा देश है उसके अंदर जो हर व्यक्ति को बाज़ार एक स्वतंत्र मानदंड है जहाँ पे हर व्यक्ति को उचित मंजूरी मिलनी चाहिए और वो मिलने गी तो ही वो व्यक्ति क्या है समाज में एक-दूसरे के बराबर समझेंगे और ऐसा नहीं होता है अगर आर्थिक स्तर पे इतनी भिन्नता आती है, तो जो हमारी समानता का जो हमारा दर्शन है या फिर जो समानता की जो हम बड़े-बड़े आदर्श है, उसके कहीं न कहीं हम उसमें कमी आती है। उसी तरह से यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि किस तरह से धनवान लोग हैं, तो धनवानों को अधिक बड़े व्यापार करते हैं, तो उनको बड़े धनवान होते हैं, उनकी शक्ति का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, उनके पास कारखाने होते हैं, ज़मीनें होती हैं, हर चीज़ का लाभ होता है। इसी तरह से जो गरीब व्यक्ति है, वो किसान कहीं न कहीं इन लोगों पे निर्भर हो जाते हैं और निर्भरता के कई कारण हैं, क्योंकि गरीबों के ऋण नहीं होते, कई बार कृषि करनी होती है तो उनके पास रुपए नहीं होते, तो वो उनके पास जाते हैं। कई बार बच्चों के फी भरने होते हैं तो उनके पास ऋण के लिए जाते हैं। कई बार बीमारी हो जाती है या फिर ऐसे समय आता है कि जब उनके पास कोई नौकरी ना हो तभी भी उनके पास उनके ऊपर पैसे की आवश्यकता हमेशा कहीं न कहीं रहती है। साथ में जब कोई मज़दूर काम करता है किसी मिल में तो उसकी जो न्यूनतम मज़दूरी का निर्धारण भी वो व्यापारी ही कर रहा होता है। तो इस तरह से जो है ये पूरे चक्र में कहीं न कहीं जो संवेदनशील वर्ग का जो द तवज्जा है, वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है, वो कहीं न कहीं शोषण का शिकार हो रहा होता है और ये शोषण का शिकार होने की जो मुख्य कारण है, वो उसकी निर्भरता है उस व्यापारी या उस ढाँचे पे। और इसका एक ही समाधान है कि जो है सहकारी संस्थाओं का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, लोगों में जागृति आए
कि जो निम्न तबके के लोग हैं या फिर जो ऐसी मज़दूरी कर रहे हैं, उनमें जागृति का संचालन कराएँ। साथ में ये भी हो कि जो कानून बना है इन सब चीज़ों के लिए उनका भी दृढ़ता से पालन हो। तो इस तरह से जो है हम समाज में एक समानता का और समानता और बाज़ार दोनों में एक परस्पर संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से जो है किसान, किसान के बाद बुनकर, बुनकर के बाद व्यापारी, व्यापारियों के बाद निर्यात करने वाले व्यवसायी, व्यवसायी के बाद जो विदेशी व्यवसाय है उसको कपड़ा बनाने के जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया उसमें किसको कितना लाभ हो रहा है और मेहनत जिसकी सबसे ज़्यादा उसको कम लाभ हो रहा है। और इस तरह से यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठ जाता है वो है बाज़ार और समानता को लेकर और इसकी सबसे मुख्य कारण ये है कि बाज़ार और समानता के बीच का जो मुख्य अंतर ये है कि गरीब व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति के कारण ही वो मुख्यतः अमीर और लोगों पे निर्भर रहता है और उस निर्भरता और अज्ञानता के कारण ही उसको शोषण का शिकार होना पड़ता है। और इस शोषण का शिकार व्यक्ति का एक ही समाधान है कि सरकारी संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए, कानूनों का दृढ़ता से पालन किया जाए, साथ में ये ध्यान रखा जाए कि जितना भी हो सके लोगों में जागरूकता आए। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को देखा। थैंक यू वेरी मच।